नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपके साथ मौजूद हैं। राजा भाई स्वागत है, दिवाली की आपको भी शुभकामनाएं बहुत सारी। राजा भाई, दिवाली का त्यौहार गया है, आप लंबे समय से CNBC के साथ अपना स्पेशल एनालिसिस करते आए हैं, तो इस बार का जो मार्केट आपने आज ही हॉटलाइन पर लिखा कि जितनी उम्मीदें थी उतना विकल मार्केट चला नहीं, क्या कहते हैं इसको लेकर? सबसे पहले तो सभी को दीप उत्सव की शुभकामनाएं सर, विशेष रूप से आपको और हमारे कैमरामैन दिलीप भाई को। विशेष देखिए, दो तीन चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी उस आधार पे मैंने आज जो एक हॉटलाइन पे जो मार्केट का आउटकम लिखा था कि हम धनतेरस के पहले से उसको ट्रैक कर रहे थे कि बाजार में सेंटिमेंट्स और मोमेंटम कैसा है। हम न केवल इंदौर की बात करें बल्कि जो हमारे देश के लीडिंग शहर हैं उनसे सबसे इनपुट लेने के बाद इस आउटकम पे आए कि इस बार न केवल ऑटो सेक्टर बल्कि चाहे वो बुलियंस मार्केट हो, ज्वेलरी का हो, चाहे फिर आपका रियल इस्टेट का मार्केट हो, उसमें डाउन ट्रेंड्स के सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे थे। मतलब ऑटो सेक्टर की बात करें तो ख़ास तौर से इस बार इन्वेंट्रीज जो है स्टॉक में खड़ी रही और जो मतलब ऐसा फिगर बड़ा दिखता है कि 2800 गाड़ियाँ बिकी, 3000 गाड़ियाँ बिकी, ऐसे जैसे रिपोर्टिंग होती आई है। लेकिन ओवरऑल जब मार्केट देखने जाओगे तो इस बार का मार्केट कंपेरेटिवली सेल पॉइंट ऑफ व्यू से कमज़ोर था। प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा हुआ, प्रोडक्शन इस उम्मीद से अच्छा हुआ कि मार्केट अच्छा रहेगा और मार्केट ग्रो करेगा, मार्केट में सेल होगी, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। तो हमने तमाम टू व्हीलर फोर व्हीलर के लोगों से बात की तो ओवरऑल आउटकम ये रहा कि ये दीपावली उस लिहाज से कमज़ोर रही, इन्वेंट्रीज के लिहाज से, नंबर 1। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वेलरी के मार्केट की। जब गोल्ड 80,000 तक टच कर जाता है और सिल्वर तकरीबन 1 लाख के आसपास आ जाती है तो देखिए क्या होता है कि अर्निंग तो सीमित है सर, और जो एकदम सुपर रिच जो लोग हैं उनको भले उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट चलता है मिडिल क्लास लोगों से। मध्यम वर्ग के लोग मार्केट की जान होते हैं, बैकबोन होते हैं वो। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जब गोल्ड हमारी रेंज के बाहर होता जा रहा है रूटीन में परचेसिंग के लिहाज से, तो फुटफॉल दिखना अलग विषय है और वो ट्रांजिट में शेप में लेना अलग विषय है। तो एक सुपर रिच परचेसिंग मोर और लेस ठीक रही, लेकिन जो मिडिल क्लास का लोग है, जो धनतेरस के दिन चाहे चांदी का या कोई स्वर्ण का कोई आभूषण वगैरह लेते हैं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। रस्म पूरी अदायगी की, जो हमारे यहाँ शकुन माना जाता है उसको रस्म में पूरी अदायगी हुई, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके करा कि पहले यदि बजट व्यक्ति का एक्स अमाउंट होता तो इस बार वाई में कंसिडर करके किया। दो बड़ी बात है। फिर अब बात करते हैं रियल इस्टेट की। रियल इस्टेट ये पीरियड ऐसा होता है जब धनतेरस के आसपास या उस पीरियड में फेस्टिवल के 4-5 दिनों में, मतलब दशहरे से मान लीजिए आप, रियल इस्टेट को लोग मकान, दुकान, फ्लैट बुक करते हैं, प्रोजेक्ट बुक करते हैं, प्लॉट बुक करते हैं। तो डाटा ये बताते हैं कि रियल इस्टेट 6 महीने से डाउन टर्न की ओर है, कई जगह करेक्शन के दौर से है और ओवर सप्लाई होने के कारण कई जगह करेक्शन भी हो रहा है। तो रियल इस्टेट में मैं ये कहूँ कि एक प्रकार की मंदी का दौर है। यदि अपन लेमन की भाषा में बात करें तो रियल इस्टेट अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है। ओवर सप्लाई इसका सबसे बड़ा कारण है और ओवर मार्केट, ओवर वैल्यूएशन भी इसका सबसे बड़ा कारण है। फिर बात करते हैं FMCG की। FMCG जो कि हमारे रोज़मर्रा का जीवन है तो उसमें हमको चीज़ें खरीदना ही पड़ती है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे उपयोग करने वाली वस्तु हो। तो FMCG ओवरऑल मार्केट ठीक रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मोबाइल का मार्केट, ये सब मार्केट कंपेरेटिवली कमज़ोर है। जो मेरा अध्ययन, जो मेरा फीडबैक, जो मेरे पास इसका एनालिसिस रिसर्च है सर। राजा भाई, आपने FMCG को छोड़कर बाकी सारे मार्केट के बारे में जो प्रिडिक्शन किया या जो बातें कही हैं, मुझे लगता है वो कमोवेश सही है। सराफा मार्केट जिस तरह से 80,000 की तरफ सोना जा रहा है, 1 लाख की तरफ चांदी जा रही है, सराफा के व्यापारियों ने इस पर भी चिंता जाहिर की है। और रहा सवाल ऑटोमोबाइल सेक्टर की, आपने बात कही तो आपका ये कहना भी सही कि स्टॉक उनके पास रह गया, इन्वेंट्री रह गई, लेकिन फिर भी राजा भाई 25,000 से ज़्यादा व्हीकल, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन इंदौर में बिके हैं। तो ऐसी स्थिति में वाहनों का बिकना, इन्वेंट्री बढ़ा रहना, ये बात कॉमर्शियली या इकोनॉमिकली तो ठीक है, लेकिन शहर के भौगोलिक स्थिति से बात करें, शहर की पार्किंग की समस्याओं से बात करें, ट्रैफिक की बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय नहीं है। बहुत गंभीर विषय है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर अपन कई बार ऑफ रिकॉर्ड चर्चा भी कर चुके हैं कि सड़क तो वही है, ट्रैफिक जाम हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है और गाड़ियाँ हम हमारे पैशन में ख़रीद भी लेते हैं कि हम शौकीन हैं, पैशनेट हैं, हमको हमारा बजट अलाउ कर रहा है या हमको गाड़ी बदलना है। उस लिहाज से त्योहारों के समय गाड़ी बदलने की रस्म के लिहाज से हम गाड़ी बदल भी लेते हैं, लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेचुरेटेड है।
वो उसका सीमित दायरा है। तो एक एक घर के बाहर यदि 4-4 फोर व्हीलर या 4-4 टू व्हीलर खड़ी रहती है तो पार्किंग की जगह भी आपको ना मार्केट में मिल पाती है ना घर के बाहर मिल पाती है। आप देखिए सड़कों के बाहर वाली गाड़ियाँ पार्क करनी पड़े, लेकिन आपको स्पेस की प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है। तो ये एक बड़ा कारण है कि हम नई गाड़ियाँ उठने के बाद जब गाड़ियाँ सड़क पे आती है तो सड़क तो उतनी है जितनी पहले थी, पर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। रजिस्ट्रेशन के डाटा बताते हैं कि गाड़ियाँ बढ़ रही है, तो बढ़ रही है इसका मतलब ये लोड किस पे पड़ेगा? खड़ी तो रहेगी नहीं, कोई ना कोई तो चलाएगा उसको, और खड़ी रहेगी तो उसको पार्किंग की जगह चाहिए होता है। तो ये बड़ा आपने चिंता जो जताई है, सबसे वाजिब चिंता कि शहर के लिए, हमारे शहर के लिए, इंदौर में जिसका ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि बिगड़ेल ट्रैफिक है, और हमारा ट्रैफिक को लेकर हमें सिविक सेंस नहीं है, हम ट्रैफिक को लेकर अवेयर नहीं है। कानून तोड़ने में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, सिग्नल तोड़ने में हमने शक्ल बन चुका है, हम ट्रैफिक के रूल को ओबे नहीं करते हैं। ये हमारा सिटीजनशिप का एक बहुत बड़ा मतलब दुर्गुण है जो शहर के सभी लोगों में, अधिकांश लोगों में देखने को मिलता है। देखिए ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है, लेकिन ये सिविक सेंस का विषय है। हर चीज़ डंडे के बल पे ओबे नहीं कराया जा सकता। जैसे हमने स्वच्छता में ब्रांड क्यों बने कि हम सिविक सेंस से जागे। हमको कोई मार्केट में चॉकलेट का रेपर फेंकता हुआ दिख जाता है तो हम अनईजी फील करने लगे थे, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी थी स्वच्छता में रहने की। वैसे ट्रैफिक को मामले के अगर हम अवेयर नहीं हैं, हम किसी पे अपनी जिम्मेदारी ढोल देते हैं कि हमारा ट्रैफिक खराब है, लेकिन शुरुआत हमसे है कि हम गाड़ी को कैसे चला रहे हैं, हम कितने रूल को फॉलो कर रहे हैं। और आपने जो इम्पोर्टेंट इशू उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि सड़क पे वो लोड बढ़ना है। लोड बढ़ना है तो ट्रैफिक और उस पर एडवर्सली इफेक्ट होना है, ये बड़ा कारण है। ये प्रदूषण से शहर की आबो हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स पर फर्क पड़ेगा जी। साथ ही मुझे लगता है कि जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और उतनी ही तेज़ी से शने शने मेट्रो का भी काम चल रहा है, तो क्या लगता है कि कुछ ऐसी नेसेसिटी हो जाना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग भी लोग करें? मेट्रो को लेकर देखिए मेरा थोड़ा डिफरेंसेस ओपिनियन रहा है कि मेट्रो जिस रूट पे चलाई जा रही है ना, आपको ये देखना होगा कि मौजूदा दौर में, देखिए लॉन्ग टर्म विजन होगा, मैं से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये देखना होगा कि 2-3 बड़े कारण हैं। यदि आप मेट्रो पर जिक्र किया तो मैं उसका थोड़ा सा 1 मिनट का आपसे समय लेके उसको चेष्टा करता हूँ उस पर फोकस करने का। हमारा शहर जो है ट्रेडर क्लास शहर है, व्यापारी प्रवृत्ति का शहर है, यहाँ सर्विस क्लास सेगमेंट नहीं है। शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जब 20 किलोमीटर के रेडियस की बात करता हूँ मैं आपसे, 20-25 किलोमीटर रेडियस, ये बिजनेस क्लास शहर है। ये शहर सुबह 11 बजे तो लाइव होना शुरू होता है, अन्य शहर सुबह 8:30-9 बजे खड़े हो जाते हैं। हमारा शहर आप देखिए 11-11:30 बजे लाइव होना शुरू होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिहाज से। प्लस ये बिजनेस एक्टिविटीज़ में ट्रेडर क्लास शहर है। सर्विस क्लास शहर में क्या होता है, एक व्यक्ति को दूसरे जगह जाना होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। अन्य बड़े मेट्रो शहर्स में जिसकी डिस्टेंस 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर होता है, वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे शहर का रेडियस ही 25 किलोमीटर है, और ख़ासतौर से 2 व्हीलर या 4 व्हीलर व्यक्ति घर से लेकर निकलता है। प्लस जो AICTCL की बसेज चल रही है उस नेटवर्क, वो भी अच्छा एक नेटवर्क है शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से। तो मेट्रो की उपयोगिता होना चाहिए, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेट्रो किस रूट पे चलना चाहिए ये बहुत मैटर करता है। यदि आप राजवाड़ा की छाती पे मेट्रो लेके जाओगे तो राजवाड़ा की छाती पे जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल कौन करेगा, क्यों करेगा, उसकी उपयोगिता क्या है, इस सवाल के जवाब आपको वक्त आने पर देने होंगे। एक जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट से लेके हम यहाँ बाईपास तक आ रहे हैं, ठीक है, अभी सुपर कॉरिडोर उस इलाके में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लगेगा। अभी वहाँ IT सेक्टर की 1-2 कंपनियाँ काम कर रही है, सो आज भी रात बेरात वहाँ पे सन्नाटा पसरा रहता है। तो मेट्रो की उपयोगिता, शहर कहाँ से कहाँ ट्रांजिट करेगा, कहाँ से कहाँ यात्री सफ़र करेगा, ये सवाल आज भी गंभीर मेरी नज़रों में बना हुआ है। देखिए AICTCL बसें हैं तो बस किसी भी गली में जाके किसी भी जगह डेस्टिनेशन उसको मिल जाता है, लेकिन मेट्रो को तो आप ब्रिज पे चलाते हो या अंडरग्राउंड जहाँ पे भी चलाओगे तो उसकी स्पेसिफिक आपने रूट तय किया है। उस रूट के कारण जो नीचे शहर में जो वो ट्रैफिक है, कौन सा वाला, अपना पार्किंग का, 4 व्हीलर्स का, 2 व्हीलर्स का, वो ऑलरेडी इफेक्ट हो रहा है। मुझे याद आता है कि उज्जैन रोड पे जाने के लिए आपको 1 घंटा शहर से बाहर निकलने लगता है। यदि आप विजयनगर से उज्जैन जाना चाहते हो तो आपको 40 मिनट तो कम से कम बाहर निकलने के लिए लगेगा। अरविंदो पहुंचने के लिए हो सकता है 50 मिनट लग जाए आपको विजयनगर से। इसका कारण क्या है कि वहाँ मेट्रो के बड़े बड़े पिलर आ गए, ऊपर मेट्रो चल रहा है। मेट्रो से इनकार नहीं है, हमारी ग्रोथ स्टोरी में मेट्रो होना चाहिए, लेकिन मेट्रो कौन से रूट पे होना चाहिए ये मैटर करता है। क्या पीतमपुर ये मेट्रो नहीं चलाई जा सकती, क्या उज्जैन ये मेट्रो नहीं चलाई जा सकती, क्या आपके देवास ये मेट्रो नहीं चलाई जाए, तो सबर्बन इलाकों को कवर करने के लिहाज से सर्विस सेक्टर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैटर करेगा।
लेकिन शहर के अंदर जो हमारा शहर की तासीर ऐसी है कि व्यक्ति घर से निकलता तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर निकलता, 11 साढ़े 11 बजे घर से निकलता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की आदत हमारे शहर में आज भी कम है कंपेरेटिवली। सर्विस क्लास सेगमेंट इस शहर में बहुत कम है। आप मुझे सेंटर बता दीजिए कि कौन सा सर्विस क्लास है। बाजार तो सब व्यापारी केंद्रों के बने हुए हैं। तो मेट्रो आपने जो जिक्र किया, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि मेट्रो होना चाहिए, कौन से रूट पे होना चाहिए, ये मेरा सवाल है। जिस रूट पे अभी चलाई जा रही है, इन दिनों में मुझे लगता है कि इस रूट पे इनको ट्रैफिक मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे इसमें थोड़ा संशय है। सही बात है, इसकी सफलता आने वाला समय तय करेगा, रूट पे तय होगा, रूट से तय होगा। बहरहाल हमने दिवाली की शुभकामनाओं के साथ जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं उन पर बात कर ली और शहर के प्रति भी चिंता जाहिर कर ली। राजा भाई, लेकिन राजनीति की बात नहीं करें तो मुझे लगता है चर्चा अधूरी होगी। और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं जी। और 23 तारीख को परिणाम भी आएंगे। तो आपने काफ़ी कुछ हॉटलाइन पर महाराष्ट्र चुनावों को लेकर लिखा है, तो क्या प्रिडिक्शन है आपका और अभी तक का एनालिसिस क्या कहता है महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर? देखिए, हरियाणा चुनाव के पहले, हरियाणा चुनाव परिणाम आने के पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस, मतलब शिंदे शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार, ये काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे हरियाणा चुनाव के पहले, हरियाणा चुनाव के परिणाम आने के बाद। लेकिन जैसे ही हरियाणा चुनाव का परिणाम आया है तो एक कार्यकर्ताओं में मोमेंटम बना है, सेंटिमेंट बने हैं और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं महाराष्ट्र में भी। एक बात। दूसरा विषय ये कि महाराष्ट्र में दरअसल इस बार 2 पार्टियों की इलेक्शन नहीं है, 4 तो घोषित रूप से हो जाती है। कौन सी वाली? शिवसेना, उद्धव शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार एनसीपी, अजित पवार एनसीपी, फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मतलब 6 पार्टियां तो आपको एकदम फ्रंट पे प्रथम दृष्टिया नजर आती है कि 6 पार्टियां तो चुनाव लड़ रही है। आमतौर पे 2 पार्टी इलेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन जब शिवसेना से ही 2 हो जाती है, एनसीपी से 2 हो जाती है, तो वोट तो हर जगह डाइवर्ट होना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन से फैक्टर इस चुनाव में काम कर रहे हैं। तो एक तो मराठा का रिजर्वेशन का फैक्टर महाराष्ट्र के अंदर बड़ा काम कर रहा है। दूसरी बात, शिवसेना, उद्धव शिवसेना, जैसे लोकसभा के अंदर परिणाम आया तो उद्धव शिवसेना के प्रति एक प्रकार के लोगों की सिंपैथी थी कि उद्धव शिवसेना के साथ चीटिंग हुई थी, इसके कारण उद्धव शिवसेना का लोगों ने साथ दिया, शरद पवार का साथ दिया। एनसीपी अजित पवार उसमें मतलब बहुत सक्सेस रेट नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी ने तो लूज ही किया, खासतौर से विदर्भ में जहाँ 60-65 विधानसभा की सीटें हैं वहाँ बीजेपी ने लोकसभा में लूज़ किया। तो बीजेपी थोड़ी ग्रो कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे, लेकिन कितना ग्रो करेगी, क्योंकि अभी मॉम मोमेंटम बनेगा फेस्टिवल के बाद, वहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट हुई, अभी दिवाली संपन्न हुई है, तो अब धीरे धीरे आप अभी देखते कि अभी तक तो नए मोदी जी की रैलियाँ हुई, अमित शाह की भी पॉलिटिकल एड्रेसिंग स्टार्ट होगी वहाँ पे। 20 को पोलिंग है, तो आज हम बात कर रहे हैं, तो अगले 15 दिन वहाँ पे बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा। और चुनाव जो ना आखिर के 2-3 दिन में बदल जाते हैं, किसी बड़े इशू को लेकर या बड़े बयान को लेकर बदल जाते हैं, लेकिन चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। और ख़ासतौर से आरएसएस ने भी मैदान संभाल लिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे में इस बार प्रमाणित हो जाएगा कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की आप बात करो तो नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि नितिन गडकरी केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर में हैं, तो देवेंद्र फडणवीस एक बड़ा चेहरे के रूप में वहाँ पे प्रोजेक्ट किए गए हैं। हालांकि बीजेपी के साथ धर्म संकट क्या रहेगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, बीजेपी के साथ धर्म संकट रहेगा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस करना। यदि शिवसेना शिंदे को अनाउंस करती है तो बीजेपी का कैडर नाराज होता है, और यदि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के चेहरे को अनाउंस करती है तो शिवसेना जो अलायंस में है उनको लग जाएगा कि यदि चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया तो फिर हम इनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये धर्म संकट भारतीय जनता पार्टी के साथ बरकरार रहेगा, और इस धर्म संकट के कारण बीजेपी को बहुत फूक के कदम रखना होगा। महाराष्ट्र चुनाव का बहुत अच्छा एनालिसिस राजा भाई ने कर दिया है, और ये बात सही है कि वहाँ पर कोई 2 पार्टी का चुनाव नहीं है, कांग्रेस भाजपा या अन्य कोई दलों का चुनाव नहीं। चुनाव में 2 शिवसेना है जिसमें शिंदे की और उद्धव ठाकरे की है, एक एनसीपी अजित पवार की है तो दूसरी एनसीपी शरद पवार की है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। तो मतदाताओं के लिए भी बड़ा चुनौती है किसको किस पक्ष में वोट दें। और सिंपैथी वाली बात तो बिल्कुल सही है कि पिछले चुनाव में सिंपैथी निकल कर सामने आई थी। भाई, हॉटलाइन पर लगातार आप अमेरिकी चुनाव पर भी काफ़ी लिखते आए हैं, और आज जो मैं पढ़ रहा था आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव ट्रंप की तरफ दिखा आपकी लेखनी में। तो इस चुनाव को लेकर क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, ये चुनाव पिछले यूएस के चुनाव पे, मैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का विषय है, मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ लगातार कि वहाँ कौन से मुद्दों पर चुनाव होना है। तो देखिए, ट्रंप जब ट्रंप पे शूट हुआ था और उस समय बाइडेन सामने कंपटीटर थे, तो मैं हमेशा ये कह रहा था कि नहीं, ट्रंप अभी बहुत मजबूत है बाइडेन के सामने, ठीक है।
लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद मैंने कहा था अब चुनाव थोड़ा सा नेक टू नेक हो जाएगा। ट्रंप के साथ जो मुझे प्लस पॉइंट नज़र आ रहे हैं वो भारतीय मूल का जो वोटर है उसका इंक्लिनेशन मुझे ट्रंप के साथ नज़र आने लगा है, क्योंकि इमिग्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो भारतीयों के लिए, अन्य देशों के लोगों के लिए भी चिंता का विषय है कि इलीगल इमिग्रेशन होना और इमिग्रेशन पे सरकार के क्या रुख होते हैं। ट्रंप का स्टैंड इस मामले में क्लियर है कि मेक अमेरिका ग्रेट, तो मेक अमेरिका ग्रेट का जो स्टैंड है उसको लोग पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि वुमेन होने के कारण कमला हैरिस के साथ भी एक बड़ा सेगमेंट जुड़ा हुआ है, तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में फाइट बहुत, कंटेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब उसको इजी गोइंग नहीं है। मतलब आप मुझसे पूछोगे कि क्या कंटेस्ट चल रहा है तो मैं अभी 50-50% दोनों को बता रहा हूँ। 1-2 % में यदि बात करो तो ट्रंप एज में आ जाते हैं मुद्दों के कारण, लेकिन देखिए ओबामा जो लगे हुए हैं वो कमला हैरिस के लगे हुए हैं। ओबामा का अपना एक जनाधार रहा है, ठीक है, और एलन मस्क और बड़े बड़े जो लोग लगे हुए हैं वो ट्रंप के लिए लगे हुए हैं। तो बड़ी शक्तियां जो है दोनों जगह लगी हुई है। चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। ट्रंप थोड़े से एज ऑन टुडे, आज की बात कर रहे हैं, कल तो मेरे हिसाब से पोलिंग है वहाँ पे, मुझे एज में नज़र आ रहे थे, लेकिन ये मेरा पॉलिटिकल स्टडी का कमेंट है। एस्ट्रोलॉजिकल कमेंट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल कमेंट में मुझे जो हॉरोस्कोप दिख रहा था उसमें मुझे कमला हैरिस थोड़ी सी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही थी, ठीक है, लेकिन वो एक एस्ट्रोलॉजिकल अलग विषय हो सकता है। यूएस का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, कोई भी जीत सकता है। इस परिस्थिति में आगे खड़ा हो गया, वन साइडेड विक्ट्री का मतलब बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट कोई देने की स्थिति में है नहीं, लेकिन ट्रंप ने गेन किया है, थोड़ा सा ग्रो किया है, ऐसा मेरा मानना है। उसके कारण जो दूसरी महाशक्तियाँ जो लगी हुई है, मैंने जैसे जिक्र किया एलन मस्क या जिस टाइप के IT सेक्टर के बड़े लीजेंड लोग, और उधर कमला हैरिस के साथ भी लगे हुए हैं, तो चुनाव को बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है वहाँ पे। और उस चुनाव के बड़े मुद्दे जो हैं, देखिए विश्व के अंदर जो अनस्टेबिलिटी बनी है ये अमेरिका के चुनाव का बड़ा मुद्दा बन चुका है कि इजराइल के साथ अमेरिका का रोल क्या रहेगा, गाजा पट्टी के प्रति अमेरिका का रोल क्या रहेगा, ईरान के साथ किसका सपोर्ट रहेगा, किसका नहीं रहेगा। तो विश्व की नज़रें भी अमेरिका के चुनाव पे है। अमेरिका महाशक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो उसका चुनाव परिणाम दुनिया की दशा और दिशा तय करता है। चुनाव अच्छा हो रहा है, ट्रंप को उसके सपोर्टर तो है ही, मुझे भारतीय सपोर्टरों में थोड़ा सा ट्रंप के प्रति झुकाव दिख रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत विस्तार के साथ अमेरिकी चुनाव के बारे में भी राजा भाई ने बताया है। ट्रंप थोड़े से आगे दिख रहे हैं ऐसा मानना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन की बात करें तो कमला हैरिस भी अच्छी स्थिति में दिख रही है। बहरहाल कल जैसा राजा भाई ने बताया कि वहाँ पर वोटिंग है, पोलिंग है, उसके बाद परिणाम भी जल्दी सामने आएंगे। तो आने वाला समय अमेरिका के चुनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति नया कौन चुना जाता है, उसके बाद विश्व के उसके संबंधों के बारे में तय होगा कि किस तरह के संबंध, किस तरह की पॉलिसी इंटरनेशनल अमेरिका रखता है नए राष्ट्रपति के आने के बाद। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। राजा शर्मा और सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।